प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोका। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं वाले प्रश्न पत्र में, जैसा कि हमने पूर्व में ब्रिटेन के संविधान के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में तथा फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के बारे में संपूर्ण वीडियो तैयार करके नोट्स सहित आपको उपलब्ध करवाए थे। इसी क्रम में आज हम जनवादी चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी, द सिक मैन ऑफ द एशिया कहा जाता था। ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान जैसी महाशक्तियों ने चीन का राजनीतिक तथा आर्थिक शोषण किया। इसलिए चीन को पूर्व का तरबूज कहा जाता था। किंतु साम्यवादी चीन का 1949 में उदय होने पर इसने एशिया को हिलाकर रख दिया है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वह एक सोया हुआ दानव है, जब जागेगा तो पूरे संसार को हिला देगा। चीन संसार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। 1995 में चीन की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ तक पहुंच गई थी। विश्व में चीन अणुशक्ति राष्ट्रों की श्रेणी वाला एशिया का राष्ट्र है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए जनवादी चीन के विधान की जानकारी विशेष महत्वपूर्ण है। भारत और चीन पड़ोसी राष्ट्र है। आज विश्व में अमेरिका ही एक महाशक्ति है। ऐसी स्थिति में चीन एवं भारत के नागरिक एक दूसरे के राजनीतिक व्यवस्था को समझें, ताकि उसी प्रकार कूटनीतिक माहौल पैदा हो जिससे भाईचारे का भाव पैदा हो सके। चीन के संविधान का विकास कैसे हुआ? जनवादी चीन का पहला संविधान 13 जनवरी 1953 को केंद्रीय प्रशासन परिषद ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह संविधान 4 नवंबर 1954 को लागू किया गया था। इस संविधान में 106 अनुच्छेद थे और इस संविधान द्वारा लोकतांत्रिक केंद्रवाद की स्थापना की गई थी। इस संविधान में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, चेयरमैन तथा न्यायालय प्रशासन के अंग थे। दूसरा संविधान 5 मई 1978 को चीन की 5वीं कांग्रेस के द्वारा नया संविधान स्वीकृत किया गया। इसमें 4 अध्याय एवं 60 अनुच्छेद थे। संविधान में समाजवादी क्रांति की सफलता का उल्लेख किया गया था, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी: लोक संप्रभुता पर आधारित संविधान, समाजवादी राज्य, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण, गणराज्यों में अध्यक्ष का पद समाप्त, शक्तिशाली न्यायपालिका का अभाव और मूल अधिकार तथा कर्तव्यों का उल्लेख। 1982 के चीन के संविधान में, जिसे हम वर्तमान चीन का संविधान भी कह सकते हैं, 1976 ईस्वी में माओ की मृत्यु के बाद राजनीतिक व्यवस्था में पुनर्विचार किया गया तथा 4 दिसंबर 1982 को चीन का नया संविधान स्वीकृत किया गया। पिछले संविधान की अपेक्षा 1982 के संविधान में 138 धाराएं, 188 अनुच्छेद और 4 अध्यायों में विभाजित है। प्रस्तावना में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद, साम्यवादी दल की 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में संघर्ष करके शानदार विजय की थी, उसका भी पूर्ण विवरण दिया गया है। नए चीन के संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित है। संक्षिप्त संविधान। चीन का वर्तमान संविधान 1982 वस्तुतः एक संक्षिप्त संविधान है, जिसमें 138 अनुच्छेद और एक प्रस्तावना है।
प्रथम अध्याय में लोकतांत्रिक केंद्रवाद की स्थापना की गई है। दूसरे अध्याय में नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरे अध्याय में प्रशासनिक संरचना जैसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग इत्यादि संस्थाओं का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में राष्ट्रध्वज, चिन्ह, राजधानी का वर्णन किया गया है तथा राजधानी पीकिंग के स्थान पर बीजिंग को राजधानी रखा गया है। लिखित एवं निर्मित संविधान। चीन का संविधान लिखित संविधान है तथा एक विशेष स्थायी समिति द्वारा निर्मित किया गया है। कठोर संविधान। पारिभाषिक दृष्टि से चीन का संविधान कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाता है। यदि कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देने पर विधेयक मान्य हो जाता है। लेकिन चीन में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होने के कारण और एक ही साम्यवादी दल का प्रभुत्व होने के कारण 2/3 बहुमत की प्रक्रिया भी एक तरह से लचीली प्रक्रिया है। जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही। 1978 के एवं इसके पूर्व के संविधान में सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवाद की व्यवस्था की गई है। 1982 में संविधान में लिखा गया है कि जनवादी चीन लोकतांत्रिक तानाशाही वाला राज्य है जिसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में है, जहां श्रमिकों एवं किसानों का अटूट संबंध है। लोकतंत्र का तात्पर्य शासन में नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हर स्तर पर जनसभाओं व विधानमंडलों का गठन किया गया है और इससे भी अधिक संख्या मजदूरों व किसानों व साधारण नागरिकों की होती है। तानाशाही का तात्पर्य है बहुसंख्यक किसानों व मजदूरों की जमींदारों व पूंजीपतियों पर पूर्ण नियंत्रण। जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुसार जनवादी चीन की संपूर्ण सत्ता जनता में निवास करती है। चीन में सभी स्तरों पर जनवादी कांग्रेस है। चीन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद है अर्थात शासन के विभिन्न स्तरों पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। इसके अलावा नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगार और विश्राम का अधिकार उपलब्ध है। उन्हें सरकार की आलोचना करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। परंतु केंद्रवाद का तकाजा यह है कि निम्न स्तर के पदाधिकारी अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करें। सभी शासन संरचनाएं केंद्र के अधीन होगी और संस्थाएं पिरामिड आकार में कार्य करेगी। बहुजातीय राज्य। चीन एक बहुजातीय राज्य है जिसमें 56 जातियां निवास करती है। संविधान के अनुसार किसी भी जाति के साथ अत्याचार गंभीर अपराध माना जाता है। चीन में हुआन, चांग एवं हेचेन जाति की महत्वपूर्ण रूप से प्रभुत्ता है। सर्वाधिक हान जाति जिसका 93.3% भाग चीन में निवास करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा भाग है। एकात्मक शासन प्रणाली। चीन में प्रारंभ से ही एकात्मक शासन व्यवस्था है। शासन की समस्त इकाइयों में शक्ति निहित है। शासन कई विभिन्न इकाइयों, प्रांत तथा स्वायत्त प्रदेश, प्रत्येक प्रांत पर प्रीफेक्ट, स्वायत्त प्रीफेक्टों में बांटा गया है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य। नए संविधान के अनुच्छेद 42 में अनुच्छेद 2 में नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों का विवरण निम्नानुसार है। आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकारों में काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी एवं अशक्तता की स्थिति में आर्थिक सहायता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को मूल अधिकार जैसे 18 वर्ष या ऊपर की आयु वाले स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार, शिकायतें दर्ज करने का अधिकार, यदि सरकारी कर्मचारी से हर्जाना मांगे तो हर्जाने का भी अधिकार दिया गया है। नागरिकों को इनके साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है जैसे शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला एवं संस्कृति के अधिकार भी दिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं में विचार अभिव्यक्ति, सभा एवं प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, धर्म पालन की स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण एवं पारिवारिक सुरक्षा का पूर्ण अधिकार चीन में दिया गया है। मूल अधिकारों के साथ साथ अनेक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है जैसे संविधान एवं कानूनों का पालन करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, चीन की रक्षा करना,
सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहना तथा करों का भुगतान करना इत्यादि मूल अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी 1982 के इस संविधान में उल्लेख किया गया है। समाजवादी दर्शन पर आधारित संविधान। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। उत्पादन के साधनों पर समान स्वामित्व है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी चिंतन खनिज पदार्थों, उद्योग, व्यापार तथा संपदा, यातायात इत्यादि पर राजकीय स्वामित्व एवं प्रबंध से संचालित होते हैं। 1982 के जन कम्युन व्यवस्था के द्वारा सभी व्यक्ति सामूहिक खेती करेंगे तथा आय का 18% भाग आयकर के रूप में देना होगा। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। एक दलीय व्यवस्था। सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है और साम्यवादी दल के अलावा 8 राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन साम्यवादी दल का महत्व स्वीकार किया गया है। जून 1985 में साम्यवादी दल में 8 करोड़ सदस्य थे। चीन में यह कहा जाता है कि चीनी सर्वहारा वर्ग के अग्रिम दस्ते के रूप में चीन साम्यवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास किसी भी शत्रु के विरुद्ध अडिग संघर्ष करने में जनता का नेतृत्व करने की हिम्मत और सामर्थ्य है। संविधान में लिखा गया है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। राष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा, मार्शल लॉ लागू करने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। चीन के संविधान में प्रस्तावना में ही विदेश नीति का भी उल्लेख किया गया है। चीन पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करेगा, जिससे दूसरे राज्यों की प्रादेशिक अखंडता एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करेगा। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करेगा। न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। साम्यवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने एवं संविधान के विरुद्ध कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधीन है। अंत में सैनिक आयोग की स्थापना। चीन के इस संविधान में यह व्यवस्था सर्वथा नहीं है। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्य होंगे। सैनिक आयोग का अध्यक्ष ही कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा राज्य अध्यक्ष होता है और इस सैनिक आयोग का मुख्य उद्देश्य सेना को निर्देश देना है। इस प्रकार आज हमने जनवादी चीन के संविधान के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही PDF फाइल में नोट्स भी उपलब्ध है। छात्र पहले वीडियो सुन सकते हैं, साथ में आपके साथ PDF फाइल में नोट्स भी उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत।